नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज है 10 जुलाई 2026 और वार है फ्राइडे और मेरा नाम है गोविंद। हर रोज़ की तरह आज हम फिर से करंट अफेयर्स का विश्लेषण करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के संदर्भ में चर्चा हुई है। निम्नलिखित में से किन संकेतकों के हटने, कम महत्व मिलने को सार्वजनिक स्वास्थ्य आकलन के लिए चिंता का विषय बताया गया है? जो NFHS की रिपोर्ट आई है उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य आकलन के लिए चिंता के विषय किन किन संकेतों को बताया गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है एनीमिया, दूसरा है स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन का उपयोग, तीसरा है स्वच्छता सैनिटेशन से जुड़े संकेतक, चौथा है कृषि उत्पादकता। तो दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर है हमारा बी। और ये उत्तर क्यों है? क्योंकि हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 ने एनीमिया, स्वच्छ ईंधन और स्वच्छता जैसे कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों के पर्याप्त रूप से शामिल न होने हटने पर चिंता जताई गई है। इससे पोषण, महिला स्वास्थ्य, इंडोर वायु प्रदूषण और सामाजिक विकास का आकलन कमजोर पड़ सकता है। कृषि उत्पादकता NFHS का मुख्य स्वास्थ्य संकेतक नहीं है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में जो स्वास्थ्य संकेतक है उनमें हमारे इन टॉपिक्स पर विश्लेषण और रिपोर्ट आई है जिनमें इनमें चिंता की बात कही गई है। चिंता की बात कही गई है इसमें एनीमिया में, खून की कमी में, स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन का उपयोग में, स्वच्छता और सैनिटेशन जुड़े संकेतक, इन तीनों में कहा गया। तो इसका आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वेस्ट वाटर एंड एनवायरनमेंट सर्विलांस WES हाल ही में से किस रोग विषय के कारण चर्चा में रहा है? किसका? WES वेस्ट एंड एनवायरनमेंट सर्विलांस किस रोग या विषय के कारण चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर है बी। आंसर बी, वैक्सीन उत्पन्न पोलियो वायरस ADPV। वैक्सीन उत्पन्न पोलियो वायरस ADPV। क्यों? हुआ क्या है कि हाल ही में गाजियाबाद के सीवेज नमूने में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलीवायरस ADPV की पहचान के बाद निगरानी बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में वेस्ट वाटर सर्वेलांस उपयोगी होता है क्योंकि यह समुदाय में वायरस की मौन उपस्थिति का संकेत देता है। भारत की पोलियो मुक्त स्थिति जंगली पोलियो वायरस WPV के संदर्भ में आकी जाती है। BDPV की निगरानी अलग महत्व रखती है। तो हाल ही गाजियाबाद में जो सीवेज का पानी है वहाँ पर ADPV के कुछ बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, वो देखे गए हैं। तो वो रोग की कारण ये चर्चा में रहा है और वो कौन सा है? वैक्सीन उत्पन्न पोलियो वायरस। तो इसका सही आंसर है आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा डायरेक्ट सीडेड राइस DSR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है इसमें धान की नर्सरी तैयार कर रोपाई करना आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन 2, यह परंपरागत धान रोपाई की तुलना में जल की बचत कर सकता है। ऑप्शन 3, इसमें खरपतवार प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन तीनों ही सही है। जो डायरेक्ट सीडेड राइस है मतलब कि जो चावल के बीज हैं उनको डायरेक्ट बोना, चावल के जो सीड हैं, बीज हैं, उनको डायरेक्ट बोना, जिसे अपन सूखेड़ी वगैरह करते हैं, गेहूं को डायरेक्ट बोते हैं बिना पड़ाव वगैरह किए। इसी प्रकार से गेहूं को डायरेक्ट बोना, डायरेक्ट उसकी रोपाई करना, उसके लिए निम्नलिखित कथने कौन कौन सा उपयोगी? तो तीनों ही सही है क्योंकि DSR डायरेक्ट सीडेड राइस में बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं, डायरेक्ट खेत में बोए जाते हैं। नर्सरी रोपाई की आवश्यकता नहीं होती। होता क्या है कि जब चावल की फसल लगाई जाती है तो चावल के पौधे रोपे जाते हैं। अब डायरेक्ट उनको खेत में बोया जाएगा, इससे श्रम में पानी की बचत हो सकती है, इसलिए जल संकट वाले क्षेत्रों में इसे उपयोगी माना जाता है। हालांकि खरपतवार नियंत्रण और खेत की उपयुक्त तैयारी बड़ी चुनौतियां होती हैं। तो DSR इन तीनों से संबंधित है। सही आंसर हमारा क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा चेनाब व्यास लिंक टनल परियोजना के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चेनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन है? पहला कथन है हमारा, यह परियोजना गंगा नदी को नर्मदा से जोड़ने हेतु प्रस्तावित है। गंगा नदी को नर्मदा से जोड़ने हेतु प्रस्तावित है। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य चेनाब के ऊपर प्रवाह से जल को ब्यास बेसिन की ओर मोड़ना है। तीसरा ऑप्शन है, यह केवल शहरी पेयजल आपूर्ति परियोजना है। चौथा है, इसका संबंध केवल सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान की आपूर्ति से है। तो देखिए, इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर है बी। क्यों है बी? क्योंकि हाल ही की चर्चा के अनुसार भारत ने चेनाब के ऊपर हिस्से में अधिशेष जल को ब्यास बेसिन की ओर ले जाने हेतु टनल परियोजना की बात की है और वो टनल का नाम क्या है? चेनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना। इससे जल सुरक्षा और जल विद्युत लाभ की संभावना बताई जा रही है, लेकिन पर्यावरणीय जोखिम जैसे पारिस्थितिकी, ढाल स्थिरता और नदी और प्रवाह भी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में चेनाब नदी पर बनाई गई, और चेनाब नदी कहाँ आती है? चेनाब नदी आती है पाकिस्तान में। देखो, पाकिस्तान में सिंधु नदी की सिंधु नदी जो समझौता है वो विश्व बैंक के द्वारा, तो इसमें जब समझौता हुआ था तो 3 नदी को पाकिस्तान में और 3 को इंडिया के लिए उपयोग के लिए बनाया गया था। तो पाकिस्तान में बहने वाली नदी एक तो चिनाब है, एक झेलम है, और एक है झेलम चिनाब, और एक है पितस्ता, सॉरी, एक और इधर को सिंधु, सॉरी, तीसरे सिंधु। और जो भारत के लिए है वो रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदी है, और सिंधु, चेनाब, झेलम ये पाक को पानी जाती है। तो भारत ने चेनाब नदी पर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाल ही में दिल्ली रीच के पुनर्स्थापन के लिए मिशन 70 लाख प्लांटेशन चर्चा में रहा है। दिल्ली रीच के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है हमारा, ए अरावली पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है। बी, ये शिवालिक पर्वतमाला का भाग है। ये ऑप्शन नहीं, ये केवल यमुना का बाढ़ का मैदान है। नो, ये विंध्यन पठार का शीर्ष नहीं। तो ये किसका भाग है? ये किससे संबंधित है? अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ से है? गुजरात के पालनडा से लेकर इधर को दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। तो देखिए, जब दिल्ली रीज की पुनर्स्थापना के लिए मिशन 70 लाख पौधे लगाए गए हैं, तो ये अरावली पर्वतमाला की पुनर्स्थापना के लिए। तो क्या कहा गया है कि दिल्ली रीज को अरावली पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार माना जाता है। यह दिल्ली के पर्यावरणीय संतुलन, हरित आवरण, धूल नियंत्रण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसके पुनर्स्थापन और वृक्षारोपण अभियान पर ध्यान दिया गया है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट डिपॉजिट गैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है हमारा, यह बैंकिंग तंत्र में ऋण वृद्धि और जमा वृद्धि के बीच असंतुलन को दर्शाता है। बहुत अधिक क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात बैंकिंग प्रणाली की तरलता पर दबाव का संकेत हो सकता है। ऑप्शन तीसरा है, इसका आरबीआई की मौद्रिक नीति और बैंकिंग स्थिरता से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा एक और दो। एक और दो, ये एक और दो है। क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिटरी गैप क्या है? बैंकिंग तंत्र और ऋण वृद्धि और जमा वृद्धि के बीच असंतुलन होता है, उसको दर्शाता है। और एक क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात बैंकिंग प्रणाली की तरलता पर दबाव बनाता है। कैसे? कि यदि ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से काफी अधिक हो, ऋण वृद्धि जमा वृद्धि, जैसे जो जमा हो रही है वो, और ऋण वृद्धि ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से काफी अधिक हो, तो बैंकिंग प्रणाली में फंडिंग प्रेशर बढ़ जाता है। इस स्थिति में बैंक अधिक संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं, जिससे ब्याज दरें और तरलता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए क्रेडिट डिपॉजिटरी गैप बैंकिंग स्वास्थ्य और आरबीआई की निगरानी दोनों विषय से जुड़ा है। और जब ऐसी कोई इंसिडेंट होगी तो आरबीआई होता है या जो भी बैंक होते हैं
कॉमर्शियल बैंक वो ब्याज दरें बढ़ा देती है, वो ब्याज दरें बढ़ा देती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला 7, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी जीईआई का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी देश का कुल वार्षिक कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रति इकाई जीडीपी आर्थिक उत्पादन पर उत्सर्जन, ऑप्शन सी डी है केवल कोयला आधारित बिजली घरों से उत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि प्रति इकाई जीडीपी और आर्थिक उत्पादन पर उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बताता है। कैसे कि ग्रीन जो उत्सर्जन तीव्रता का अर्थ है कि आर्थिक उत्पादन की प्रति इकाई पर कितना उत्सर्जन हो रहा है, कि जो उत्पादन आप कर रहे हैं उसकी प्रति इकाई पर कितना आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं। कोई देश कुल उत्सर्जन कम किए बिना भी अपनी एमिशन इंटेंसिटी कम कर सकता है यदि उसकी अर्थव्यवस्था अधिक ऊर्जा दक्ष और कम कार्बन वाली हो जाए। यही कारण है कि जलवायु प्रतिबद्धताओं में यह एक प्रमुख सूचक है। कौन सा? ग्रीन गैस उत्सर्जन तीव्रता इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेक्स फ्यूल वाहन, फ्लेक्स फ्यूल वाहन व्हीकल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन हमारा फिर से देखिए, फ्लेक्स फ्यूल वाहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ये डीजल केवल डीजल पर चलते हैं, ऑप्शन बी ये केवल संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी पर चलते हैं, ऑप्शन सी ये पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण के विभिन्न अनुपातों पर चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये केवल विद्युत बैटरी से चलते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि जैसे आप पता है हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत चर्चा में है और पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे फ्लेक्स फ्यूल वाहन चर्चा में है। ऐसे वाहन बनाए जा रहे हैं जो इथेनॉल और पेट्रोल की जो ब्लेंडिंग से बनने वाले हैं उसको सूट कर सके, उससे अच्छी एवरेज और अच्छा संचालन कर सके। तो फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे इंजन प्रणाली से लैस होते हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रण के अलग अलग अनुपातों जैसे E20 E85 आदि पर चल सकते हैं। भारत में जैव ईंधन आयातित तेल पर निर्भरता घटाने और उत्सर्जन में कमी के संदर्भ में यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट्रोल की कमी है और वैसे भी ये अनवीनीकरणीय है, खत्म होने वाला है, तो हमको जो ईंधन है वो तो दूसरे पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तो इथेनॉल को इसमें ब्लेंडिंग किया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अस्त्र मिसाइल जो हाल ही के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक एमसीक्यू में भी चर्चा में रही है, किस प्रकार की मिसाइल है? किस प्रकार की मिसाइल है? अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन ए है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। देखो सतह से सतह मार करने पर ये, और बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो यूं आई ऊपर से और यूं गई टारगेटेड। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली क्रूज मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका सही आंसर है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हवा में छोड़ी जाएगी और हवा में ये मार करेगी। तो ये अस्त्र चर्चा में रहा है भारत का। अस्त्र भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, BVRAAM। इसे लड़ाकू विमानों से दागा जाता है। यह शत्रु विमानों को हवा में निशाना बनाने के लिए विकसित की गई है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कौन सा? अस्त्र। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, हवा से हवा में, हवा से हवा में मार करने वाली, वही लड़ाकू विमानों से दागी जाती है तो हवा में ही रहेगा। अगला आंसर अगला क्वेश्चन नंबर 10, 7 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स यूटी पीजीआईएस तथा पीजीआईडी किस क्षेत्र से संबंधित है? पीजीआईएस और पीजीआईडी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वास्थ्य अवसंरचना से, ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा के प्रदर्शन से, ऑप्शन सी कृषि विपणन सुधार से, ऑप्शन डी पुलिस आधुनिकीकरण से। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, क्योंकि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पीजीआईएस स्टेट और यूटीज के लिए, पीजीआईएस स्टेट और यूटीज के लिए और पीजीआईडी डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किए हैं, जो कि विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का तुलनात्मक आकलन करने के लिए बनाए गए हैं।
इनके माध्यम से अधिगम पहुंच, अवसंरचना, प्रशासन आदि के आधार पर राज्यों जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। तो शिक्षा की मूल्यांकन करने की जो प्रणाली है उसके लिए पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स और यूटीज, उनके लिए बनाई गई है। पीजीआई डी वो डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई है। इनसे रिपोर्ट शिक्षा में कैसी, विद्यालय शिक्षा में कैसा प्रदर्शन है उसका आकलन या उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये बनाई गई है। तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। चलिए आज के हमारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो बने थे लास्ट 24 आवर्स में वो कंप्लीट हुई। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।